प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गणित के पार्ट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश की 5 प्रश्न बैंक में हैं उनको पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जो पूरा पेपर है उसका थीम प्रश्न बैंक से ही है, इसलिए आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि आप डीपली पढ़िए, इसलिए इन क्वेश्चनों में फोकस करिए। खाली इतना ही नहीं पढ़ना, इनको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों पार्ट 5 की बात करें तो कुल मिला के यहाँ से हमको क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए। पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा गया है, एक एपी दी गई है 2, 7, 12 और बोल रहा है कि इसे दशमलव पद ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे सवालों में ना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है दशमलव पद, ये 5 में लिखना है तो a+4d हो जाता है, 6 में लिखना है तो a+5d, 7 में लिखना है तो a+6d, 10 में क्या हो जाएगा a+9d। 10वें पद को लिख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर a की बात किया तो a कितना है 2 है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है a की वैल्यू कितनी है 2 और d क्या होता है a2 - a1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 2, 7 - 2, तो d कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब निकालना क्या है 10 मीटर, क्या निकालना है 10 मीटर, मतलब हमको निकालना है a10। a10 को हम लिख सकते हैं a+9d, a+9d। बच्चों a10 की जो वैल्यू हो जाएगी a+9d मतलब होता है 9 × d। अब 9 × d का मान कितना बच्चों 5, तो a की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी है 2 और 9 × 5, तो जो a10 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 45, a10 कितना हो जाएगा 47। बच्चों बड़ा सरल क्वेश्चन था, तो बहुत लंबा चौड़ा करने का प्रयास मत करिए, है ना। चाहे आप उसको बड़े बड़े फॉर्मूले से लगाते an = a+n - 1 × d, लेकिन इजीली हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए कि a10 निकालिए a7, तो आपको सिंपल एक डी वैल्यू कम लिख देना है। जैसे 6वां पद है तो a+5 लिख दीजिए। बच्चों आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। समझिए 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से चालू होंगी, तो 10 से चालू होंगी, कहाँ तक जाएंगी 99 तक, लेकिन बोल रहा है कि 3 से विभाजित है, तो क्या 10 में 3 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है। तो जो एपी हमारी चालू होगी वो कहाँ से चालू होगी 12 से। तो बच्चों एपी जो बनेगी, तो जो हमारी एपी बन जाएगी वो एपी हमारी बनेगी 12 से, तो 12, 15, 18, लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि 99 3 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में क्या जाएगा 99। अब बच्चों निकालना है n, क्या निकालना है n। तो सबसे पहले लिखते हैं a कितना है बच्चों 12 है, d कितना होता है a2 - a1, तो ये हो जाएगा 15 - 12 = कितना जाएगा 3, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 99। बच्चों सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमारा आपको मालूम है होता है an = a + n - 1 × d, an = a + n - 1 × d। ये कितना बच्चों 99, तो 99 बराबर a कितना बच्चों 12 है, तो 12 + n की वैल्यू निकालना है, और d कितना है d हमारा 3। इस 12 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 99 - 12 बराबर 3 × 1 = 3n ± यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा 87, तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ -3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 = क्या हो जाएगा 3n। 83 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, ये हो जाएगा 90 बराबर 3n, n का मान हो जाएगा 90/30, n कितना है बच्चों 30। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों, और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, है ना, और बता रहा है कि उनमें अगर 100 तक की संख्याएं ली जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, जो मतलब संख्याएं कितनी होंगी जो 3 से डिवाइड हो और 2 नंबर वाली हो।
तो ए बी पावर चालू हो जाएगी, लास्ट में क्या तक 99 तक। ए की वैल्यू कितनी है 12, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 3, an कितना है 99। तो बच्चों an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 99 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको इधर ले आइए, ये दोनों घट जाएंगे, 87 ये माइनस 3 है क्या प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 बराबर 3n, 90 में 3 का भाग करेंगे 3 का 9 और 0, आंसर क्या हो जाएगा 30। आशा बच्चों समझ आ गया होगा। ऐसे पढ़ते रहिए, बस जुड़े रहना चैनल से आपको। और अभी हम लोग कल परसों से साइंस चालू कर रहे हैं, मैथ लगभग खत्म होने वाली है, 6 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और 14-15 बचा हुआ, तो शायद कल अपन लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे। तो बस आपको बस कुछ नहीं करना, 1-2 वीडियो डेली जा रहे हैं, देखते रहना है, इन्हीं को बार बार करने का प्रयास करना है। और इस बार तो वैसे भी कोरोना के कारण सिलेबस को कम कर दिया गया है और मोस्टली चांस ये है कि जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक से ही पेपर आने हैं, पूरा ध्यान आप लोग प्रश्न बैंक के ऊपर रखना है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों वो लिखा गया है एपी का 11वां पद दिया गया है। अभी मैं बताया था कि जब कोई 11वां पद हो तो हो जाएगा a प्लस 10d। तो जो 11वां पद है वो क्या 38, तो हम लिखेंगे a11 बराबर कितना है 38, कितना है 38, और दिया गया 16वां पद a16 कितना है 73, कितना है बच्चों a11 को हम लिख सकते हैं a धन 10d, तो ये हो जाएगा a धन 10d बराबर कितना हो जाएगा 38, और a16 को हम लिख सकते हैं a धन 15d, तो ये हो जाएगा a धन 15d बराबर 73। बच्चों विलोपन में लगाइए, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन किसका है ग्रेटर नंबर का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35/5 और d कितना आ जाएगा 7। बच्चों अब इस d की वैल्यू को आप एक फर्स्ट पर दीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 38, तो a का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस 70, a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 32। ठीक बच्चों a कितना आ गया माइनस 32। अब आप एक काम करिए, आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निकालना है 31 टर्म। क्या निकालना है तो लिख दीजिए a31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 30d, बच्चों का कितना है माइनस 32, तो ये माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, माइनस कर दीजिए। तो 210 में अगर आप 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 8 और यहाँ पे 7, आंसर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 178। बच्चों आसान क्वेश्चन था, ऐसे कई क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में हैं, कुछ नहीं करना था। a 11 दिया गया है तो a प्लस 10d कहला जाएगा, और a 16 है तो a प्लस 15d कहला जाएगा। इनको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। a 31 को क्या बोलेंगे a प्लस 30d, वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, एपी में कुल 3 ही फार्मूले हैं, पूरे क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा फार्मूले तो वही है। सबसे आसान चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सब लोग समझ में आ गया होगा। बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050। ये बताया गया है कि कोई एपी है उसमें 14 पद ही हैं और उनका योग कितना है 1050 है, कितना है, तो बोल रहा है उसका प्रथम पद 10 हो, प्रथम पद 10 हो, बताइए 20वां पद क्या होगा। मतलब हमको A20 निकालना है, A20 निकालना है। तो जो विभिन्न सूचनाएं दी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है बच्चों, हमको गिवन है इसके अंदर कि Sn मतलब S14 गिवन है, वो कितना है 150। A दिया गया है, A इक्वल टू कितना है 10, A इक्वल टू 10, निकालना क्या है A20, तो हमको
A20 फाइंड करना है। अब ध्यान रखिए कि जब भी कोई क्वेश्चन करिए हमेशा फार्मूला वही लगाइए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको समांतर श्रेणी का योग दिया गया है। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे फार्मूला समांतर श्रेणी का योगफल। फार्मूला बच्चों क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे कितना बच्चों 1050, तो यहाँ 1050 बराबर n का मान कितना बच्चों 14 है, तो 14/150 बराबर कितना है 14/2। तो ध्यान देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू बच्चों 10 दिया गया है, तो यहाँ a का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, प्लस n कितना है 14 है, तो यहाँ 14 - 1 और d का मान हमको मालूम नहीं है। चलिए 2 × 7 = 14, तो 1050 बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 10 दूनी 20 धन, यहाँ कितना जाएगा 13 कम 13d। अब ध्यान देखिए 1050 बराबर 20 × 7 = 140 धन 13 × 7 = 91d। एक से 140 उस तरफ ले आइए, तो 1050 - 140 बराबर हो जाएगा 91d। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 910 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 19/130। सॉल्व कर लीजिए इनको, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 910 अपॉन 91, तो d कितना जाएगा 10। अब देखिए d का मान आपके पास तो आ गया, और निकालना क्या A20। अब तो आसान काम हो गया, a आपको मालूम ही है, तो A20 को हम लिख सकते हैं a + 19d। a प्लस बच्चों बस ध्यान रखना A20 इक्वल टू क्या होता है a प्लस, लंबे फार्मूले का युद्ध करिए, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए। A20 इक्वल टू क्या होता है a + 19d। एक मान आपको मालूम है कितना है 10 धन 19, d कितना आया है 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 190, और जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 200। बच्चों आसान क्वेश्चन था, F14 दिया गया था, a की वैल्यू 10 थी, A20 फाइंड करना था। जो गिवन था Sn उसका फार्मूला लगाएंगे, ये 2 × 7 = 14, 20 × 7 = 140, 13 × 7 = 91d। इसको इस तरफ लाइए, ये माइनस में आ जाएगा 910 = 91d। d का मान कितना रहेगा 10। अब d के मान को आप A20 में को लिखिए a + 19d। a कितना है 10 प्लस 19 × 10 कितना 190, इनको ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 200। इस प्रकार से आपको 20 टर्म आ जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा 200। अच्छा बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 4 देखते हैं 5 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 एवं -8 है तो एपी का कौन सा पद शून्य हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 3 चीजें दी गई है। पहली बात तो दी गई है कि तीसरा पद मतलब A3 आपको दिया गया कितना है 4, फिर बोल रहा है 9वां पद मतलब A9 भी आपको दिया गया है, A9 भी आपको दिया गया है, और वो कितना है -8, और आपको बताया गया कि एपी का कौन सा पद जी शून्य हो जाएगा, मतलब an आपको दिया गया है, an आपको दिया गया है 0, और आपको नंबर n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a। चलिए बच्चों सिंपल फार्मूला है, सीधे फार्मूला आइए। अब हम देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमको a मालूम है और ना ही हमको d मालूम है। पहले हम इन दोनों इक्वेशन बना के a और d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे A3 को हम A3 इक्वल टू लिख सकते हैं a + 2d, और A9 इक्वल टू लिख सकते हैं a + 8d। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है -8। एलिमिनेशन लगाइए, ये कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, साइन किसका ग्रेटर नंबर का, तो ये आ जाएगा -6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। d की वैल्यू हो जाएगी 12/-6, और d कितना आ जाएगा -2। d के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a +
2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 4, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4, ए कितना आ जाएगा 8। बच्चों की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमको निकालना है n, क्या निकालना है n। तो जो बेसिक फार्मूला रखिए उसको, फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 0, तो 0 बराबर a कितना है, a की वैल्यू है 8 प्लस n निकालना है और d कितना बच्चों, d है -2। सब करते हैं, इस 8 को सब ले आइए तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू -2 इंटू n -2n माइनस माइनस प्लस। इस 2 को और तरफ ले आइए तो ये -8 और -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2n, तो -10 इक्वल टू -2n, ये कट गया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, n कितना हो जाएगा 5। बच्चों n की 5वीं टर्म के लिए ये p 0 पर समाप्त हो जाएगी। बच्चों आसान क्वेश्चन था। इस सीरीज में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि कोई सीरीज का 8वें फोर्थ एंड एटम, चौथे आठवें तो कितना 24। तो बताया गया है जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि चौथे और बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है वो बताया गया है कि चौथी टर्म है और 8वीं टर्म में उनका कितना है 24। तो चौथी टर्म A4 और 8वीं टर्म का सम कितना है 24 गिवन है, और 6वीं और 10वीं टर्म का योग, 6वीं और 10वीं टर्म का योग कितना है 44। बता रहा है कि AP के प्रथम 3 पद बताइए। चलिए शुरू करते बच्चों। तो ध्यान देखिए, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 24। उसी प्रकार से A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, A प्लस 5D, और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। A अरे कितना हो गया 2A 7 3 10D इक्वल टू 24, AA 2A 9 5 14D इक्वल टू 44। सॉल्व करते हैं इनको, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा -4D इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5। D कितना जाएगा 5। D के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए कर लेते बच्चों। तो यहाँ पर लिखा 2A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 24। तो बच्चों 2A प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। तो 2A इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा -26। A की वैल्यू आ जाएगी -26/2, ये कितना आ जाएगा -13। तो बच्चों हमारे पास अब A की वैल्यू भी आ गई है और D की वैल्यू भी आ गई है। सीरीज निकाल लेते हैं। जो AP हमारी हो जाएगी, जो AP बनेगी वो बनेगी, पहला पद क्या हो जाएगा -30। अब 5 टर्म करते जाइए, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। ये बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों इस प्रकार से जो हमारा 5वां पार्ट है वो समाप्त होता है। वहाँ तो 6 क्वेश्चन डाले गए हैं, तो इस पार्ट को पढ़िए, छोटा सा चैप्टर है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो हमारे प्रश्न डाले गए हैं वो लगभग पूरे एक जैसे ही हैं, कोई कठिन कॉन्सेप्ट है नहीं, समझने की कोशिश करिए इसको।
अब बच्चों हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। डिटेल बच्चों पढ़ना हो तो हम अपने यहाँ 10 तारीख से क्लास चालू कर रहे हैं, 10 अप्रैल से डिटेल क्लास लेना है तो आपको सीबीएसई लेवल पढ़ाया जाएगा। अब इस बार से हम जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी सीबीएसई लेवल को पढ़ाएंगे और इस साल से ज्वाइंट सेशन लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो दिक्कत ये है कि जो सीबीएसई का लेवल है और जो एमपी बोर्ड का लेवल है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट हो गया है। तो अब सब प्रयास ये है कि जब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जाएंगे तो वहां पर आपको तो सेम क्विक पेपर मिलेगा, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों चाहे एमपी बोर्ड के बच्चे हों। इसलिए अब फोकस ये रहना है कि जो सीबीएसई के बच्चे हों चाहे एमपी बोर्ड के हों, इस साल से कोचिंग एजुकेशन सेम होगा, चाहे वो बच्चे एमपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई के हों। उसी लिए कहा जाएगा अगर कोरोना ठीक ठाक रहा बच्चों तो हम लोगों के यहाँ जो सीबीएसई के बैच हैं वो 10 से चालू होंगे और जो एमपी बोर्ड के बैच है फ्रेश वो चालू होंगे 1 मई से। तो सबको सलाह दीजिए कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं जिससे जल्दी कोरोना खत्म हो जाए और हम लोग फिर से ग्रुप में पढ़ सकें। तो बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 5 के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। दोस्तों को चाहते हैं कि साथ में आपको चलते रहें, बस उनको बोलिए कि चैनल को देखें। हर आज शायद प्लेलिस्ट भी चली जाएगी तो पूरा तीनों विषय को जो आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है और साइंस है और मैथ है, इनका पूरा पीडीएफ 15 विषय कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी पढ़ लेंगे तो ये है गारंटी है कि उनके मोर देन 70% आ जाएंगे, इसका पूरा विश्वास रखें। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट आई है प्रश्न बैंक उनका उद्देश्य यही है कि मोस्टली बच्चे पास हो जाएं। बच्चों चैप्टर 6 की बात करते हैं तो वहां पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो वहां पर 6 चैप्टर से कुछ 4-5 में डाले गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और वो आइसोलेटेड ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका राइट एंगल कहाँ पर है? सी पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है जो कैसा है? समद्विबाहु है, मतलब 2 आइसोलेटेड ट्रायंगल है, लेकिन बोल ये भी रहा है कि इसका राइट एंगल सी पर है। तो मान लीजिए ये ए है, ये सी है और ये बी है और ये एंगल 90 का है। इतना गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास क्या दिया गया हमको दिया गया बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और दिया गया है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये जानकारी हमको दी गई है। और क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए? बोल रहा है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करिए आप कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस, लगाइए पाइथागोरस, तो उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों ने यहां देखा है कि ए सी इज इक्वल टू किसके? बी सी के। तो हम ए सी को बी सी से रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत होने वाली है, दोनों साइड क्या है? इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो इनके वर्ग भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बच्चों जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और लिस्ट में 5 नंबर की है, आ सकता है क्योंकि इस बार कठिन क्वेश्चन आने नहीं है तो ब्लूप्रिंट में डाला गया है, इसमें सॉल्व कर लीजिए इसको। जो इस लिस्ट में दूसरा क्वेश्चन है वह आपके 6.4 का पहला क्वेश्चन। और ट्रायंगल से बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल से हालांकि कहा गया था कि ये कोर्स के बाहर कर दिया गया है, लेकिन जितने क्वेश्चन मोस्टली डाले गए वो सब इसी कॉन्सेप्ट से हैं और वो जितने क्वेश्चन प्रश्न में डाले गए वो सब एरिया ऑफ ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है, बताया गया है कि कोई ट्रायंगल है, वो 2 ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। बताया गया है कि 2 त्रिभुज समरूप है, 2 त्रिभुज समरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया गया है। और गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बच्चों जो EF है उसकी वैल्यू कितनी है 15.4 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए BC की लेंथ क्या होगी। अब बच्चे यहाँ पर थ्योरम समझिए कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों BC बटे EF का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, स्टेप लिखना पड़ेगा आपको कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब पहला जो साइड है एरिया है वो कितना है 64 और दूसरा कितना है 121। यहाँ पर BC का मान तो नहीं मालूम, EF कितना है 15.4 इनका स्क्वायर कर दिया। अब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर उठाएंगे तो बगल वाले नंबर में रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा रूट लग जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा BC बटे 15.4। इसका मान कितना आएगा 8, ये कितना हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा 15.4। तो 11 गुणे BC 8, जो BC का मान होगा बच्चों वो हो जाएगा 15.4 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 11। तो 11 1 जा 11 4 जा 44 1.4 इंटू 8 4 जा 32 8 1 जाएगा 3। बच्चों इस प्रकार से जो हमारी भुजा होगी BC उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन डाले गए हैं, एकदम आसान क्वेश्चन जिनमें कहीं बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार बिल्कुल 100 में 100 नंबर पाएंगे आप, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। पूरे बुक से सबसे आसान क्वेश्चन डाले गए हैं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन डाला गया है उसमें हमको बताया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो सिमिलर है। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है दो, और उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे दिया गया है। जो भुजाएं हैं बच्चों उनका अनुपात दे दिया गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि 10 मीटर ऊंचे एक खम्भे के ऊपरी सिरे से कोई खम्भा है जो कैसा है 18 मीटर ऊंचा है। तो ये खम्भे का लेंथ हमको हाइट दी गई है कितनी है 18 मीटर। आगे बोल रहा है कि इसका एक सिरा तार से एक खूंटे से बांध दिया गया है और दूसरा सिरा जमीन में खूंटे में जुड़ा हुआ है। चलिए तो ये बताया गया कि ये यहाँ से इसको तार से बांध दिया गया है और जो लेंथ दी गई है तार की वो कितनी है 24, ये 24 सेंटीमीटर है। तो बताना क्या है? बताना है कि ये खम्भा ये जो A से C तक का डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमको बताना है। चलिए करते बच्चों, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये खम्भा खड़ा होगा तो वर्टिकल खड़ा होगा मतलब 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है 90 डिग्री। जब 90 है तो इसमें क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख सकते हैं कि BC का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। चलिए बार देते हैं, 24 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना बच्चों, 18 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 24 प्लस 24 करेंगे कितना आएगा 576। तो 576 बराबर ये कितना जाएगा 324 प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों 576 में हम 324 घटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा 2, या 252 कितना जाएगा, तो 576 माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 252। एक्स की वैल्यू बच्चों जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6√। चलिए कर लेते हैं इनको, 252 बच्चों, तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 126, फिर 2 से करिए 63, 3 से कर लीजिए 21, 3 से करके 7, हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6√7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा है समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। 7th 8th से हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो कुछ नई चीज़ नहीं थी बच्चों। इस बार क्वेश्चन बहुत ही इजी डाल दिए गए हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा है कितना हो गया, कितने मिनट, कितने मिनट लगाना, कितने मिनट हो गए अभी। चालू हो गया। तो बच्चों इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ बताया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ, कुछ डायमेंशन दी गई भुजाओं की और बोल रहा है P का मान निकालिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले हमको ये सत्य करना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों में आपको साइड का रेशियो देखना है किसके साथ मैच कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए पहली साइड क्या है AB, तो आप खुद देखिए AB की वैल्यू कितनी है 3.8, इसके अपोजिट क्या है RQ, लीजिए RQ। अब देखिए दूसरी साइड क्या है BC, तो जो BC है करस्पॉन्डिंग क्या है PQ, क्योंकि उससे डबल है। अब तीसरी साइड क्या है AC, करस्पॉन्डिंग क्या है इसकी RP क्या है। अब देखिए पहले समझना ये है कि सिमिलर है कि नहीं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 3.8 अपॉन 7.6, ये हो जाएगा 6/12 और ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 6√3। आप देखेंगे सबको डिवाइड करने में 1/2 आ रहा है। इसका मीन्स हुआ कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। क्या है, तो लिख सकते हैं कि पहले को तो एज इट इज लिख देना है ABC सिमिलर। अब देखिए ध्यान से, AB की करस्पॉन्डिंग क्या है RQ, तो लिखिए RQ। अब क्या बच रहा है P बच रहा है। अब ध्यान देखिए, क्या जो एंगल A = R हो जाएगा, एंगल B = एंगल Q हो जाएगा और एंगल C = एंगल P हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल C = क्या हो जाएगा एंगल P। अब ध्यान देखिए, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B = 180। ए कितना बच्चों 80, B कितना है 60 प्लस एंगल C = 180। इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 140 प्लस एंगल C = 180। जो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 140, तो बच्चों एंगल C कितना जाएगा 40, और जो एंगल C की वैल्यू है वही एंगल P की है। therefore we can say that angle P = also 40 डिग्री। बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था।
बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। बताया गया है कि दो त्रिभुज हमारे पास समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और जो इनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, 4:9। क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो डायग्राम बना लीजिए कि मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं और दोनों क्या है, समरूप है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ये ABC है और दूसरा है DEF। ABC और ये है DEF और बताया कि दोनों क्या है, समरूप है। और साथ में बताया गया है कि त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात। मान लीजिए ये भुजा है, अनुपात है तो इसको K मान लीजिए, इसको 9K मान लीजिए। तो बता रहा है कि बताइए इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बच्चों को सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC बटे EF का स्क्वायर। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बच्चों कितना है, 4K और EF कितना है, 9K, यानी का स्क्वायर। तो देखिए 4 4 जा 16K स्क्वायर और 9 9 जा 81K स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो अनुपात क्या जाएगा, हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 16:81। बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन इस साल डाले गए बच्चों सब इसी कॉन्सेप्ट से डाले गए हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। जितने क्वेश्चन बोर्ड ने डाला है सब इसी कॉन्सेप्ट से डाला है। तो आगे बढ़ते बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करना था, 4 का स्क्वायर 9K है, कैसे काट दीजिए, आंसर क्या जाएगा 16:81। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात 3:5। सेम वही क्वेश्चन है, खाली शीर्ष लंब दिए गए, शीर्ष लंब दिए गए हैं। तो देखिए बताया गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो मान लेते हैं कि पहला समरूप त्रिभुज क्या है, ABC है। तो मान लेते हैं कि पहला समरूप त्रिभुज क्या है, ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज है DEF। नाम तो नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा है DEF। चलिए अब बोल रहा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब डाल दीजिए। मान लीजिए AL है और ये DP है। तो जो शीर्ष लंब है बच्चों उनका अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है 3:5। तो मान लेते हैं 3K है और ये 5K है। तो बच्चों हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AL बटे DP का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना है 3K, इसका वैल्यू कितना है 5K, इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5K स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा 9/25। इसका मीन्स क्या हो गया 9:1। बच्चों आसान क्वेश्चन थे। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में चर्चा की है। अगले तुम्हारे जो वीडियो होंगे वो 13, 14 और 15 के होंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में चैनल को लेकर चर्चा करिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए
जिससे साइंस के वीडियो, सोशल साइंस के वीडियो जब भी बने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आप लोग जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग कमेंट्स करें तो हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ेगा। तो आशा है आप लोग अपना सहयोग उसी प्रकार देते रहेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तक के लिए धन्यवाद।